सोचिए, आप पेरिस के एक महंगे कैफे में बैठे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तभी एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप मुड़कर देखते हैं, आपके ठीक बगल वाली टेबल पर एक 80 साल का बूढ़ा बड़े मजे से अपनी कॉफी की चुस्कियां ले रहा है। सफेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर एक बेहद शरीफ सी मुस्कान। आप उसे देखकर शायद एक स्माइल भी पास कर दें, लेकिन आपको भनक तक नहीं होगी कि जिन कांपते हुए हाथों से वो कॉफी का कप पकड़े है, उन्हीं हाथों ने 20 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का बेरहमी से गला घोंटा है। अगर ये सच है तो ये खूंखार दरिंदा आज फांसी के फंदे पर क्यों नहीं झूल रहा? क्यों इंटरपोल, दुनिया भर की पुलिस और हाई सिक्योरिटी जेलें मिलकर भी इसका बाल बांका नहीं कर पाई? कैसे 20 से ज्यादा हत्याएं करने वाला एक मास्टरमाइंड आज फ्रांस की सड़कों पर सीना तानकर आजाद घूम रहा है? आज कोई घिसी पिटी क्राइम स्टोरी नहीं चलेगी। आज मैं आपको एक ऐसे साइकोपैथ के दिमाग के उस काले तहखाने में ले जाऊंगा जिसने दुनिया भर के न्याय सिस्टम को एक बेहुदा मजाक बनाकर रख दिया। लेकिन रुकिए, कहानी का असली सस्पेंस ये है ही नहीं कि उसने इतने खून कैसे किए। इस खूनी खेल का सबसे बड़ा और दिमाग के परखच्चे उड़ा देने वाला ट्विस्ट तो तब आया जब इस शैतान ने भारत की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल को तोड़ा। आजाद होने के लिए नहीं, बल्कि उसी जेल में दोबारा कैद होने के लिए। दिमाग सुन्न हो गया ना? स्क्रीन से पलकें झपकाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि द बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज का ये खूनी चक्रव्यूह आज आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिनेमा का ये डायलॉग असल जिंदगी में एक ही इंसान पर फिट बैठता है। वो आधा वियतनामी था, आधा इंडियन, लेकिन पूरा का पूरा धोखेबाज। क्या कोई इंसान पैदाइशी कातिल होता है, या ये दुनिया उसे ऐसा बना देती है? कहानी शुरू होती है साल 1944 में वियतनाम के साइगोन शहर से। एक बच्चा पैदा होता है, चार्ल्स। पिता एक रईस भारतीय व्यापारी थे और माँ एक वियतनामी महिला। जन्म के कुछ ही वक्त बाद उसके पिता ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उसकी माँ ने एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली और चार्ल्स को फ्रांस ले गई, लेकिन वहां भी वो सिर्फ एक अजनबी था। उसके फ्रांसीसी सौतेले पिता उसे अक्सर ताने मारते, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। बचपन से ही चार्ल्स के दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठ गई। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, और अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करना होगा। यही वो मोड़ था जहां चार्ल्स के अंदर का मासूम बच्चा मर गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपने 2 साल के छोटे सौतेले भाई को एक दुकान में चोरी करने के लिए भेजा। जब वो पकड़ा गया तो पुलिस अफसर ने उससे पूछा, तुमने अपने छोटे भाई से चोरी क्यों करवाई? तुम्हें शर्म नहीं आती? चार्ल्स के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है अफसर। मुझे हमेशा कोई न कोई मिल ही जाता है जो मेरा काम कर दे। ये सिर्फ एक 10 साल के बच्चे का घमंड नहीं था, ये उस खौफनाक तूफान की पहली आहट थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही चार्ल्स जुर्म की दुनिया का उस्ताद बन चुका था। पेरिस में वो अमीर लोगों के बीच उठता बैठता, खुद को एक रईस बताता। इसी बीच उसे शैंटल नाम की एक खूबसूरत फ्रेंच लड़की से प्यार हो गया। चार्ल्स उसे एक चोरी की कार में बिठाकर कसिनो ले गया। वहां चार्ल्स ने शैंटल से कहा, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा शैंटल, मुझसे शादी कर लो। उसने प्रपोज किया, लेकिन कसिनो से वापस लौटते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और चार्ल्स को 8 महीने की जेल हो गई। जेल से छूटते ही दोनों ने शादी की, लेकिन चार्ल्स सुधरने वालों में से नहीं था। पुलिस के डर से वो अपनी पत्नी को लेकर एशिया भाग आया। बॉम्बे आकर उसने लग्जरी कारों की स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी भूख और बढ़ी थी। अक्टूबर 1971, दिल्ली का सबसे आलीशान अशोका होटल। चार्ल्स ने होटल के अंदर मौजूद एक ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बनाया। प्लान था कि शॉप के ठीक ऊपर वाला कमरा बुक करो, फर्श में छेद करो और रात में गहने उड़ा लो। लेकिन वो कमरा पहले से ग्लोरिया नाम की एक विदेशी कैबरे डांसर के नाम बुक था। चार्ल्स ने हार नहीं मानी, वो सीधा ग्लोरिया के पास गया। हेलो, मैं एक इंटरनेशनल होटल चेन का मालिक हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपनी चार्मिंग बातों से उसने कुछ ही घंटों में डांसर को फंसा लिया और उसके कमरे में पहुंच गया। रात को जब ग्लोरिया परफॉर्मेंस देने गई, चार्ल्स ने फर्श में ड्रिल करना शुरू किया, लेकिन मशीन टूट गई। कोई और चोर होता तो भाग जाता, लेकिन वो चार्ल्स द सरपेंट यानी एक सांप था। उसने प्लान बी एक्टिवेट किया। जब डांसर वापस आई तो चार्ल्स ने उससे ज्वेलर को फोन लगवाया। मैं नेपाल का राजकुमार बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी दुकान के सबसे महंगे गहने देखने हैं, अभी इसी कमरे में भिजवाओ। ज्वेलर लालच में आ गया और अपने आदमी के हाथ गहने भेज दिए।
जैसे ही वो आदमी कमरे में आया, चार्ल्स ने बंदूक निकाल ली। उसने डांसर और उस आदमी दोनों को नशीली दवा सुंघाकर बेहोश किया। जब ज्वेलर खुद उन्हें देखने आया तो उसे भी बेहोश कर दिया। तीनों को रस्सियों से बांधा, ज्वेलर की जेब से दुकान की चाबी निकाली और बड़े आराम से लाखों के गहने लेकर फरार हो गया। लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस की मुस्तैदी देखकर वो भाग निकला और बाद में बॉम्बे में पकड़ा गया। उसे तिहाड़ जेल लाया गया। लेकिन चार्ल्स जेल में टिकने वाला परिंदा कहां था? उसने अपेंडिसाइटिस का नाटक किया। उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी पत्नी शैंटल पहले से बेड के नीचे छिपी थी। शैंटल ने पुलिस वालों को बेहोश किया और दोनों भाग निकले। हालांकि वो फिर पकड़े गए, लेकिन जमानत मिलते ही चार्ल्स अफगानिस्तान के काबुल शहर भाग गया। वहां उसने एक नया खूनी खेल शुरू किया। जो भी विदेशी टूरिस्ट सस्ते नशे के लिए काबुल आते, चार्ल्स उन्हें लूट लेता। लेकिन यहां भी वो ज्यादा दिन नहीं टिका। जब पुलिस ने उसे काबुल में अरेस्ट किया तो उसने एक सिरिंज से अपना ही खून निकाला और उसे पी गया। बचाओ, बचाओ, मुझे अल्सर है, मैं मर जाऊंगा, मुझे जल्दी अस्पताल लेके चलो। उसने खून की उल्टियां करते हुए ऐसा नाटक किया कि पुलिस घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और वो वहां से भी गार्ड्स को चकमा देकर ईरान भाग गया। उसकी इन हरकतों से तंग आकर उसकी पत्नी शैंटल उसे हमेशा के लिए छोड़कर वापस पेरिस चली गई। अब चार्ल्स अकेला था, और एक अकेला साइकोपैथ दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार होता है। 1970 के दशक के मध्य में चार्ल्स थाईलैंड पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात कनाडा की मैरी एंड्रे और एक भारतीय युवक अजय चौधरी से हुई। ये तीनों मिलकर मौत का एक ऐसा त्रिकोण बने जिसने पूरे एशिया में लाशों का ढेर लगा दिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक 21 साल के विदेशी युवा हैं। आप थाईलैंड की अनजान सड़क पर खड़े हैं। तभी एक बेहद हैंडसम इंसान आपके पास आता है। हाय। तुम यहाँ नए लग रहे हो। मेरा नाम एलन गॉथियर है, मैं एक जेम डीलर हूँ। मेरे विला में आ जाओ, आज रात एक शानदार पार्टी है। यही चार्ल्स का सबसे घातक हथियार था, सामने वाले का अंधा भरोसा। वो टूरिस्ट्स को दोस्त बनाता। टेरेसा नोल्टन नाम की एक मासूम अमेरिकी लड़की उसके जाल में फंस गई। चलो टेरेसा, एक ड्रिंक और हो जाए। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए उसे ग्लास थमाया। टेरेसा को अंदाजा भी नहीं था कि उस ग्लास में जानवरों को बेहोश करने वाली हैवी दवाइयां मिली हुई हैं। चार्ल्स का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही शिकार बेसुध होता, वो उनका पासपोर्ट चुरा लेता और फिर वो उनके गले में फंदा डालता, या पानी में डुबो देता, या जिंदा जला देता। चार्ल्स ने एक बार कहा था, मुझे खून देखने का शौक नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम करने का तरीका है। इट्स जस्ट बिजनेस। टेरेसा की लाश कुछ दिन बाद थाईलैंड के समंदर में तैरती हुई मिली। उसके शरीर पर सिर्फ एक फ्लोरल बिकिनी थी। टेरेसा के बाद विटाली हकीम नाम का एक लड़का मारा गया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड की लाश समंदर में मिली और उसने भी सिर्फ बिकिनी पहनी हुई थी। मीडिया ने इस अनजान कातिल को नाम दिया द बिकिनी किलर। लेकिन थाईलैंड पुलिस क्या कर रही थी? जब विदेशी दूतावासों ने दबाव बनाया तो एक पुलिस अफसर ने झल्लाते हुए कहा, अरे शांत हो जाइए, ये कोई सीरियल किलर नहीं है, ये बस कुछ नशेड़ी हिप्पी हैं जो ज्यादा ड्रग्स लेकर डूब गए हैं। फाइल बंद करो। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो था डच डिप्लोमेट हरमन निपेनबर्ग। हरमन ने पुलिस से कहा, ये मौतें एक्सीडेंट नहीं है, एक ही पैटर्न, एक ही जैसी हालत। कोई तो है जो इन टूरिस्ट का शिकार कर रहा है। जब पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी तो हरमन ने अपनी जान जोखिम में डालकर चार्ल्स के कूड़ेदान खंगाले और दुनिया के सामने इस सीरियल किलर का सच रख दिया। हरमन को कूड़ेदान में चार्ल्स द्वारा मौत के घाट उतारे गए पर्यटकों के जलाए हुए पासपोर्ट और दस्तावेज मिले। चार्ल्स के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। जब उसे लगा कि उसका वफादार साथी अजय चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है तो उसने अजय को ही मौत के घाट उतार दिया। जो उसके रास्ते में आता वो मिटा दिया जाता। जुलाई 1976 चार्ल्स एक बार फिर भारत आ चुका था। नई दिल्ली के एक होटल में उसने फ्रांस से आए 60 छात्रों के ग्रुप को एक साथ जहर देकर लूटने की सोची। लेकिन इस बार ड्रग्स का डोज गलत हो गया। छात्र बेहोश होने के बजाय उल्टियां करने लगे। पकड़ दो इसे, इसने हमें जहर दिया है। चार्ल्स रंगे हाथों पकड़ा गया। अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई और तिहाड़ जेल में डाल दिया। सबको लगा गेम ओवर, लेकिन चार्ल्स के लिए तिहाड़ कोई सजा नहीं बल्कि एक 5 स्टार होटल था। उसने लूटे हुए पैसों से जेलरों को खरीद लिया। उसकी सेल में टीवी था, नौकर थे, गार्ड्स उसे इज्जत से बुलाते। चार्ल्स साहब, आज खाने में क्या लेंगे? लेकिन जेल के अंदर इस बादशाहत के पीछे चार्ल्स की रातों की नींद उड़ी हुई थी। थाईलैंड की सरकार लगातार भारत पर दबाव बना रही थी कि 12 साल की सजा पूरी होते ही चार्ल्स का प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन किया जाए, और अगर चार्ल्स थाईलैंड जाता तो वहां उसे सीधा फांसी दी जाती। अब खुद को चार्ल्स की जगह रखिए, बाहर निकलते ही मौत खड़ी है। अब क्या करेंगे? यहीं से शुरू होता है चार्ल्स का वो माइंड गेम जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया।
16 मार्च 1986। चार्ल्स की 12 साल की सजा खत्म होने में बस कुछ ही वक्त बचा था। चार्ल्स ने एक जेल गार्ड को बुलाया और कहा, आज मेरा 42वां जन्मदिन है। मैंने बाहर से स्पेशल पेस्ट्री और कस्टर्ड मंगवाया है, आप लोग भी खाइए। गार्ड्स खुश हो गए। अरे वाह चार्ल्स साहब, हैप्पी बर्थडे। लेकिन उन मिठाइयों में स्लीपिंग पिल्स का हैवी डोज था, जिसे चार्ल्स महीनों से इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरी तिहाड़ जेल खामोश हो गई। दर्जनों सुरक्षाकर्मी फर्श पर बेसुध पड़े थे। चार्ल्स मुस्कुराया। उसने बेहोश गार्ड्स के हाथों में 50-50 रुपये के नोट रखे, जेल के मेन गेट पर अपनी एक फोटो खिंचवाई और एक सिपाही को किडनैप करके पुलिस की ही गाड़ी में बैठकर बड़े आराम से बाहर निकल गया। भारत की सबसे बड़ी जेल ब्रेक। देश भर में हाहाकार मच गया। 20 दिन बाद गोवा का ओ कोकिरो रेस्टोरेंट। चार्ल्स आराम से बियर पी रहा था। उसने कोई भेष तक नहीं बदला था। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। हेलो चार्ल्स, हाउ आर यू? ये मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे थे। पुलिस ने चार्ल्स को धर दबोचा। पूरा देश जश्न मनाने लगा। लेकिन जब पुलिस उसे हथकड़ी लगा रही थी तो चार्ल्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो मन ही मन कह रहा था, मैंने ही तो तुम्हें यहां तक बुलाया है। जी हां, चार्ल्स चाहता था कि वो पकड़ा जाए। वो जानता था कि अगर वो जेल तोड़कर भागेगा और दोबारा पकड़ा जाएगा तो भारत का कानून उस पर जेल तोड़ने का एक नया केस दर्ज करेगा। इससे उसकी सजा कुछ साल और बढ़ जाएगी और जब तक वो भारत में अपनी वो बढ़ी हुई सजा पूरी करेगा तब तक थाईलैंड में उस पर मुकदमा चलाने की 20 साल की समय सीमा पूरी तरह एक्सपायर हो जाएगी। उसने जेल सिर्फ इसलिए तोड़ी ताकि वो उसी जेल में दोबारा जा सके और थाईलैंड की मौत की सजा से हमेशा के लिए बच जाए। क्या कोई आम इंसान मौत को इस तरह कानूनी रूप से चकमा देने के बारे में सपने में भी सोच सकता है? चार्ल्स का मास्टर स्ट्रोक कामयाब रहा। 1997 में जब वो भारत की जेल से रिहा हुआ तो थाईलैंड का वारंट फर्जी हो चुका था। वो फ्रांस वापस लौटा और मीडिया उसे हॉलीवुड स्टार की तरह ट्रीट करने लगी। वो इंटरव्यू के करोड़ों रुपए चार्ज करता। लेकिन एक साइकोपैथ का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का अहंकार होता है। 2003 में दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए वो अचानक नेपाल पहुंच गया। वो नेपाल जहां 1975 की हत्याओं के लिए पुलिस आज भी उसे ढूंढ रही थी। एक पत्रकार ने उसे काठमांडू के कसिनो में देखा और पुलिस को फोन कर दिया, मिस्टर सोभराज, यू आर अंडर अरेस्ट। नेपाल पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। इस बार कोई चालाकी काम नहीं आई और उसे उम्र कैद हो गई। लेकिन चार्ल्स का सरपेंट चार्म अब भी खत्म नहीं हुआ था। 64 साल की उम्र में जेल की सलाखों के पीछे से उसने अपनी 20 साल की नेपाली वकील निहिता विश्वास को अपने प्यार में ऐसा पागल किया कि उस लड़की ने जेल में ही उससे शादी कर ली। जब मीडिया ने निहिता से पूछा कि वो एक कातिल से शादी क्यों कर रही है तो उसने कहा, मुझे उसकी उम्र या उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चार्ल्स पर भरोसा है। सोचिए, एक इंसान जिसके हाथ दर्जनों लोगों के खून से सने हैं, वो एक पढ़ी लिखी लड़की का दिमाग कैसे हैक कर लेता है। लेकिन उम्र और बीमारियां चार्ल्स को खोखला कर रही थी। 2017 में उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और अंततः 23 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला देते हुए उसे मानवीय आधार पर हमेशा के लिए रिहा कर दिया। वो इंसान जिसने दर्जनों मासूम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा, जिसने कई देशों की पुलिस को नचाया, जो कभी अपने किए पर नहीं पछताया, आज वो फ्रांस की खुली और आजाद हवा में सांस ले रहा है। चार्ल्स सोभराज की ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की खौफनाक दास्तान नहीं है, ये हमारे न्याय सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये कहानी पूछती है कि क्या सच में कानून अंधा होता है? एक तरफ वो परिवार है जो आज भी अपने बच्चों की पुरानी तस्वीरों के सामने रोते हैं और दूसरी तरफ वो कातिल है जो पेरिस के किसी शानदार कैफे में बैठकर अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। आज जब चार्ल्स सोभराज अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक आजाद इंसान की तरह गुजार रहा है तो एक सवाल हम सबके दिमाग में गूंजना चाहिए। अगर आप 1970 के उस दशक में होते और चार्ल्स सोभराज आपको अपनी वो चार्मिंग मुस्कान दिखाकर कहता, हाय, मैं एलन हूँ, मेरे साथ मेरे होटल चलना पसंद करोगे? मैंने एक शानदार पार्टी का अरेंजमेंट किया है। तो क्या आप उसके जाल से बच पाते या आप भी उसकी उस खूनी डायरी का एक और बेनाम पन्ना बनकर रह जाते? तो दोस्तों, ये थी चार्ल्स सोभराज की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।